नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही अपने हाथों को बार बार धोएं। और अब नजर हेडलाइंस पर। वैश्विक समुदाय को आपदाओं से निपटने के लिए व्यापक सोच के साथ प्रभावी रणनीति बनाने की जरूरत। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। नवाचार को बढ़ावा देने वाले माहौल के विकास का किया आह्वान। देश में कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए तेजी से उठाने होंगे निर्णायक कदम। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे शहरों में टीकाकरण केंद्रों की संख्या और RT-PCR टेस्ट में बढ़ोतरी पर दिया जोर। कुछ राज्यों में वैक्सीन की खुराक बेकार जाने के मद्देनजर निगरानी व्यवस्था तैयार करने की बताई जरूरत। भारत की वैक्सीन पहल वसुधैव कुटुंबकम की सोच पर आधारित। संसद के दोनों सदनों में विदेश मंत्री का बयान। अब तक 72 देशों को दी गई भारतीय कोविड वैक्सीन। मेक इन इंडिया पर बढ़ा दुनिया का भरोसा। राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर पीयूष गोयल ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, रेलवे भारत की संपत्ति, निजीकरण का सवाल ही नहीं। विश्व स्तरीय सुविधा के लिए निजी निवेश बढ़ाने पर जोर। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का घर घर राशन और पेंशन भत्ता देने का वादा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जारी किया पार्टी का घोषणा पत्र। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और असम के करीमगंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां कल। संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा में आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की वैक्सीन मैत्री पहल के बारे में बयान दिया। इस दौरान उन्होंने भारत के वैक्सीन मैत्री अभियान को वसुधैव कुटुंबकम की सदियों पुरानी परंपरा और मानवता के कल्याण की सोच पर आधारित बताया। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया में भारत एक जिम्मेदार देश के तौर पर प्रतिष्ठा दोबारा उसकी स्थापित हुई है और दुनिया का मेक इन इंडिया पर भरोसा बढ़ा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पहले राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा में वैक्सीन मैत्री पहल पर बयान दिया। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि अब तक भारत ने 72 देशों को भारत में बने कोविड-19 के टीके दिए हैं। कोविड-19 टीकों के साथ दुनिया के अन्य देशों की मदद के लिए वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम शुरू किया गया था। वैक्सीन मैत्री began in the immediate neighborhood, starting with the Maldives, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka and Myanmar, as also Mauritius and Seychelles. The extended neighborhood followed thereafter, especially the Gulf. Supplying smaller and more vulnerable nations was then the logic of reaching out to regions from Africa to the CARICOM. There was also contracts that our producers have entered into with other nations, either bilaterally or through the COVAX initiative. To date, we have supplied made in India vaccines to 72 nations across geographies. विदेश मंत्री ने कहा कि वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम की व्यापकता से भारत को लेकर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। दुनिया भर के देशों ने सकारात्मक नजरिए से भारत को जिम्मेदार देश के रूप में मान्यता दी है। In planning and executing vaccine Maitri, we are naturally guided by a determination to make a difference at a difficult moment for global society. Our reputation as the pharmacy of the world has been reinforced in that process. So indeed has the faith in Make in India. But more than the vaccines themselves, our policies and conduct have emerged as a source of strength for the stressed and vulnerable nations of the world. They can see that there is at least one major nation that truly believes in making vaccines accessible and affordable to others in dire need.
विदेश मंत्री ने राज्यसभा में वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम को लेकर सदस्यों की ओर से मांगे गए स्पष्टीकरणों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि घरेलू उपयोग के लिए देश में पर्याप्त टीके उपलब्ध हैं। The House should be aware that the supply of vaccines abroad is based on the assessment of adequate availability at home. This is continuously monitored and takes into account the requirements of our domestic vaccination program as it unfolds in different phases. An empowered committee oversees this entire process. विदेश मंत्री ने कहा कि भारत का कोविड टीका कार्यक्रम मेक इन इंडिया की सफलता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में टीकों की कीमत दुनिया में सबसे कम है। दुनिया भर के नेताओं और लोगों ने वैक्सीन मैत्री पहल की सराहना की है। अखिलेश सुमन, संसद टीवी। आज राज्यसभा में रेल मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने उन सभी आशंकाओं को खारिज किया कि रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे भारत की संपत्ति है और इसका कोई निजीकरण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय सुविधा बनाने के लिए रेलवे में बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है और इसी नजरिए से सरकारी के साथ साथ निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें किसी को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेलवे भारत की संपत्ति है, आगे भी रहेगी। इसका कोई निजीकरण कोई नहीं करेगा, कोई कर भी नहीं सकता। अच्छा निवेश बढ़े, निवेश ज्यादा आए और देश की सेवा करे, मैं समझता हूं उसमें सरकार भी अपना पैसा डाल रही है। और जैसा मैंने बताया, पहले के निस्बत आज 5 गुना सरकार निवेश कर रही है, लेकिन आवश्यकता है तो उससे कई ज्यादा बढ़ी है। और नेशनल रेल प्लान को जब हम देखते हैं तो 3 और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की आवश्यकता दिखती है। उसमें निवेश लगेगा हजारों करोड़ का, लाखों करोड़ का। कोविड महामारी के बावजूद भारतीय रेल ने पिछले वर्ष, आज 17 तारीख है, 16 मार्च तक, पिछले वर्ष 16 मार्च 2020 में अप्रैल से मार्च तक जितना मालगाड़ी ने माल ढोया था उसको हमने पार कर लिया इस वर्ष कोविड के बावजूद। सितंबर से फरवरी तक 6 महीने हो गए और हम कोशिश करेंगे आगे भी वो क्रम चालू रहे। हर महीने जो फ्रेट लोडिंग हुई है वो भारत के 168 साल के रेलवे के इतिहास में सबसे अधिक लोडिंग इन 6 महीनों में हर महीने हुई। लोकसभा ने अगले वित्त वर्ष के बजट में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के लिए प्रस्तावित अनुदानों की मांगों और उनसे संबंधित विनियोग विधेयक को आज गिलोटिन के जरिए मंजूरी दे दी। सदन ने इस संबंध में कुछ सदस्यों के कटौती प्रस्तावों को नामंजूर करते हुए इसे ध्वनिमत से मंजूरी दी। 2021-22 के बजट में सरकार ने कुल 34.83 लाख करोड़ रुपए के व्यय का प्रस्ताव किया है। इसी प्रक्रिया के तहत सरकार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की संचित निधि से धनराशि निकाले जाने को मंजूरी मिल गई। बजट की अनुदान मांगों और विनियोग विधेयक को पारित कराए जाने के समय सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। सदन में दिन में इससे पहले रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से जुड़ी अनुदान मांगों पर अलग अलग चर्चा हुई और इन्हें मंजूरी दी गई। इस प्रक्रिया के साथ बजट पर सामान्य चर्चा और विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित अनुदान मांगों और इससे जुड़े विनियोग विधेयक को सदन की मंजूरी का चरण पूरा हो गया। इसके बाद संसद में बजटीय प्रक्रिया के तहत वित्त विधेयक को लोकसभा की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वित्त विधेयक को मंजूरी बजटीय प्रक्रिया का अंतिम चरण है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में बुजुर्गों की सुरक्षा और उनके भरण पोषण से जुड़े संशोधित बिल को पेश किया जा सकता है और इस बिल में संतान की जिम्मेदारी का दायरा बढ़ा दिया गया है। साथ ही बुजुर्ग नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करने पर कड़ी सजा के प्रावधान किए गए हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने आज राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण संशोधन विधेयक 2019 के तमाम पहलुओं के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर बीजेपी सांसद अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि इस बिल के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के अलावा उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा जाएगा।
अभी जो ये बिल जो संशोधन विधेयक जो आने वाला है, इसमें वरिष्ठ नागरिकों के हित में है कि उन्हें बेहतर ढंग से कैसे सिर्फ रख रखाव, सिर्फ खाना पीना ही नहीं बल्कि उनके स्वास्थ्य का भी देखरेख हो और उनके लिए और सारी जो ज़रूरतें हैं उन सारी ज़रूरतों को भी कैसे पूरा किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दिसंबर 2019 में संसद में इस विधेयक को पेश किया था। इसके बाद इस विधेयक को स्थायी समिति के पास भेजा गया था। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने बताया कि संशोधित बिल के प्रावधानों के तहत अब वृद्धाश्रम संचालित करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। अब इसमें प्रोविजन बनाया है कि जो भी इस तरह के सीनियर सिटीजन होम चलाएंगे उनको प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ेगा और एक स्टैंडर्ड जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर उसको वायलेट करेंगे तो 1 साल तक की सजा हो सकती है। बिल में बुजुर्ग नागरिकों के लिए ट्रिब्यूनल स्थापित करने का प्रावधान किया गया है ताकि भरण पोषण और सहायता के दावों का जल्द निपटारा हो सके। बिल में ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है उनके दावे का निपटारा 60 दिनों के भीतर करने का भी प्रावधान है। मोहम्मद फातेह टीपू, संसद टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा का प्रभाव किसी एक हिस्से से पूरे विश्व में बहुत तेजी से फैल सकता है और वैश्विक तंत्रों का लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए सहयोग जरूरी है। We saw how human ingenuity can solve even the most difficult problems. We have developed vaccines in a record time. The pandemic has shown us that innovation to address global challenges can come from anywhere. We need to foster a global ecosystem that supports innovation in all parts of the world and its transfer to places that are most in need. प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए दुनिया के तमाम हिस्सों में नवाचार को बढ़ावा देने वाले वैश्विक माहौल के विकास का उन्होंने आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आपदाओं के प्रति संवेदनशील बुनियादी ढांचे के तहत सतत विकास लक्ष्यों को भी महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे कोई भी इसके फायदों से वंचित न रह पाए। The right accounting perspective for a holistic evaluation of the situation. If we make our infrastructure resilient, we will reduce both direct and indirect losses and protect the livelihoods of millions. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के दूसरे लहर के प्रसार को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 1 सप्ताह में देश के 70 जिलों में कोविड के मामले में 150% की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए त्वरित और ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। इस दौरान भारत के लोगों ने कोविड-19 पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के मौजूदा हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि अगर हम इस महामारी को नहीं रोकते हैं तो एक राष्ट्रीय प्रकोप जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में तुरंत ही निर्णायक कदम उठाने की जरूरत है। देश के 70 जिलों में तो पिछले कुछ हफ्तों में यह वृद्धि 150% से भी ज्यादा है, 150% से ज्यादा। अगर हम इस बढ़ती हुई महामारी को यही नहीं रोकेंगे तो देशव्यापी आउटब्रेक की स्थिति बन सकती है। हमें कोरोना की उस उभरती हुई सेकंड पीक को तुरंत रोकना ही होगा और इसके लिए हमें क्विक और डिसाइसिव कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में हम जहां तक पहुंचे हैं उससे नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। इसको लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क को जल्द से जल्द ट्रैक करना होगा, साथ ही RT-PCR टेस्ट को भी बढ़ाना होगा। अब हमें
प्रोएक्टिव होना जरूरी है। हमें जहां जरूरी हो, और ये मैं आग्रहपूर्वक कहता हूं, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का विकल्प भी किसी भी हालत में ढिलास नहीं लानी चाहिए। इस पर बड़े आग्रह से काम करना चाहिए। जिलों में काम कर रही पैंडेमिक जो रिस्पांस टीम्स को कंटेनमेंट और सर्वेलेंस एसओपीस इसकी रीओरिएंटेशन की आवश्यकता हो, वो भी किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट, इसको लेकर भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले 1 साल से करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में वैक्सीन प्रभावी हथियार है। देश में वैक्सीनेशन की गति लगातार बढ़ रही है, लेकिन साथ ही हमें वैक्सीन के बर्बाद होने की समस्या को भी बहुत गंभीरता से लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 3 करोड़ 51 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 1 करोड़ 38 लाख वरिष्ठ नागरिकों और कोमोर्बिडिटी से ग्रस्त 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं 75 लाख 7 हजार से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को पहला और 45 लाख 55 हजार से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा डोज दिया जा चुका है, जबकि 76 लाख फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली और 16 लाख 48 हजार से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें वैक्सीन की बर्बादी को कम करने के निर्देश दिए हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम में और तेज गति लाई जाए और वैक्सीनेशन सेंटर्स बढ़ाए जाएं, लेकिन बहुत दुख के साथ उन्होंने जो वैक्सीन की जो वेस्टेज हो रही है उसके अपने ऊपर चिंता और फिक्र जताया है, और उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, इसको मिनिमम तक लेके आइए। देश के 5 राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में दैनिक सक्रिय मामलों में वृद्धि जारी है। मंगलवार को नए मामलों में से 71.1% मामले इन्हीं राज्यों में दर्ज किए गए। हालांकि सक्रिय मामलों में 83.9% मामले महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और केरल से हैं। फिलहाल देश में कुल सक्रिय मामले 2.34 लाख हैं, जो कि कुल मामलों का 2.05% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश के 70 जिलों में सक्रिय मामलों में वृद्धि के बाद सरकार ने इन जिलों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है। तो ये जिले हैं जहां हमने राज्यों को ये परामर्श दिया है कि यहाँ जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसको अधिक टारगेटेड, अधिक फोकस्ड बनाया जा सकता है, और जो भारत सरकार ने प्रायोरिटीज फिक्स की हैं, 60 साल से ऊपर के लोग, 45 साल से ऊपर के कोमॉर्बिड लोग, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, उनको इन जिलों में टारगेटेड अप्रोच में 100% कवरेज किया जाना चाहिए। और अब बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपना पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में रहने वाले लोगों के घर घर राशन पहुंचाने का वादा किया। साथ ही राज्य में 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कही गई। राज्य में सामान्य श्रेणी के लिए 6,000 रुपए और पिछड़े समुदाय के लिए 12,000 रुपए की न्यूनतम वार्षिक आय सुनिश्चित करने की बात भी कही गई। घोषणा पत्र में पश्चिम बंगाल में 10 लाख एमएसएमई इकाइयां स्थापित करने का वादा शामिल है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस ने किसानों के लिए वार्षिक वित्तीय सहायता 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने, उच्चतर शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को 4% ब्याज पर 10 लाख रुपए की खर्च सीमा वाला क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने का वादा किया। घोषणा पत्र में तृणमूल कांग्रेस ने कल्याणकारी योजनाओं का वादा करते हुए 1,000 रुपए विधवा पेंशन देने का वादा भी किया। ममता बनर्जी ने आज झारखंड जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। हाल ही में प्रचार अभियान के दौरान घायल होने का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया कि विपक्षी बीजेपी उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान से दूर रखना चाहती है। झारग्राम जिले के
गोपी बल्लभपुर में एक जनसभा के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्ष उनकी आवाज को नहीं दबा सकता। उन्होंने विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत का भरोसा जताया और जनता से पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में मतदान की अपील की। ममता बनर्जी ने यह दावा किया है कि बीजेपी ने 2019 में झारग्राम लोकसभा सीट पर जीत भले ही दर्ज की थी, लेकिन स्थानीय सांसद ने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल असम और पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कल पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोगों ने परिवर्तन का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सुशासन के एजेंडे के सामने राज्य सरकार के प्रति लोगों के बीच नाराजगी है। असम में प्रधानमंत्री कल करीमगंज में एक चुनावी सभा में शामिल होंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में लिखा है कि असम में पिछले 5 सालों में विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास का एजेंडा जारी रखने के लिए एनडीए को राज्य के लोगों का आशीर्वाद चाहिए। असम, केरल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इन उम्मीदवारों के नामों पर फैसला लिया है। बीजेपी ने असम के लिए 1, केरल के लिए 4 और तमिलनाडु के लिए 3 उम्मीदवारों की घोषणा की। बीजेपी ने असम की गौरीपुर विधानसभा सीट से बनेंद्र कुमार मुशहरी को चुनावी मैदान में उतारा है। केरल की मानंतवाड़ी विधानसभा सीट से मुकुंदन पलियारा बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में होंगे। करुनागापल्ली विधानसभा सीट पर बीजेपी ने बिट्टी सुधीर को उम्मीदवार बनाया, तो वहीं कोल्लम सीट पर एम सुनील और कलकूटम सीट पर शोभा सुरेंद्रन को टिकट दिया गया। बीजेपी केरल की 140 विधानसभा सीटों में से 115 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और पार्टी ने केरल में अपने गठबंधन सहयोगियों के लिए 25 सीटें छोड़ी हैं। वहीं तमिलनाडु में बीजेपी ने तली विधानसभा सीट पर डॉक्टर सी नागेश कुमार को, उदय कमंडलम विधानसभा सीट पर भोजराजन को और विल्वनकोड विधानसभा सीट पर आर जयाशीलन को प्रत्याशी घोषित किया। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों में से बीजेपी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इससे पहले पार्टी ने रविवार को 17 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की थी। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों के लिए एक और लिस्ट जारी की है। आज 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पश्चिम बंगाल की कालचीनी विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस ने अवजित नार्जिनरे को और फाल्टा विधानसभा सीट के लिए अब्दुल रज्जाक को चुनाव मैदान में उतारा है। फाल्टा में तीसरे चरण और कालचीनी में चौथे चरण में मतदान होना है। इससे पहले 14 मार्च को कांग्रेस ने 34 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। लोकसभा सांसद राम स्वरूप शर्मा का आज निधन हो गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने राम स्वरूप शर्मा के निधन पर शोक जताया। ट्वीट संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लिखा कि एक साधारण परिवार में जन्मे राम स्वरूप शर्मा का व्यक्तित्व बहुत सरल था और वे क्षेत्र के विकास के लिए सदैव समर्पित रहते थे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी राम स्वरूप शर्मा के निधन पर शोक जताया। ट्वीट संदेश में उपराष्ट्रपति ने लिखा कि राम स्वरूप शर्मा एक लोकप्रिय नेता थे और समाज के प्रति सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि राम स्वरूप शर्मा एक समर्पित नेता थे जो हमेशा लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम स्वरूप शर्मा ने समाज की भलाई के लिए अथक परिश्रम किया। लोकसभा में आज राम स्वरूप शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई और इसके बाद सदन की बैठक दोपहर 1 बजे के लिए स्थगित कर दी गई। मौजूदा लोकसभा में राम स्वरूप शर्मा विदेश मामले संबंधी स्थायी समिति के सदस्य थे। हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के सांसद राम स्वरूप शर्मा का शव आज उनकी नई दिल्ली स्थित आधिकारिक आवास पर छत के पंखे से लटका मिला था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है और मौत का सही कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा। राम स्वरूप शर्मा 2014 और 2019 में मंडी संसदीय क्षेत्र से 16वीं और 17वीं लोकसभा के लिए चुने गए।
बांग्लादेश की संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की आज 101वीं जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवाधिकार और स्वतंत्रता के शूरवीर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान सभी भारतीयों के लिए भी एक नायक हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा कि ऐतिहासिक मुजीब बोर्शो समारोह के लिए इस महीने बांग्लादेश की यात्रा करना उनके लिए गौरव का विषय होगा। शेख मुजीबुर रहमान का जन्म 1920 में आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करते हुए बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने और बाद में 4 साल तक प्रधानमंत्री रहे। शेख मुजीबुर रहमान को स्वतंत्र बांग्लादेश का वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। उनकी जयंती को बांग्लादेश में राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर में विश्व वायु प्रदूषण रिपोर्ट और भारत। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।